Hello student, welcome to my YouTube channel Mohan Pharmacy and today we will discuss about autonomic nervous system। तो हम लोग autonomic nervous system के बारे में बात करेंगे और आज हम लोग मुख्यतः सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस पे हम लोग आज फोकस रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो अपना नर्वस सिस्टम होता है वो सबसे पहले दो भाग में डिवाइड होता है। किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपना फोकस क्या है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम फोकस है, जो कि हमारा पीएनएस के अंदर आता है। तो हम लोग पीएनएस पे आज फोकस रखेंगे। ठीक है, जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर किसमें डिवाइड होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। ठीक है, और जो अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो मतलब किस चीज को कंट्रोल होता है? विसरल फंक्शन को कंट्रोल करता है और अनकॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद इट कंटेन टू टाइप ऑफ नर्व विच इज प्री गैंग्लियोनिक नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। मतलब इसमें दो टाइप की नर्व पाई जाती हैं, जो कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती हैं। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व होती हैं उनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और माइलिन शीट प्रेजेंट होगी तो उसका फंक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व भी पाई जाती हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व में क्या होता है, इसमें नॉन माइलिनेटेड होता है। नॉन माइलिनेटेड होने के कारण इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बहुत तेजी से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री फंक्शन को। वॉलेंट्री मतलब जो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सके। जैसे कि मुझे ये हाथ को यहाँ पे लाना है तो इस पे मेरा कंट्रोल है कि मैं जब चाहूंगा ये हाथ को हिला डुला सकता हूँ। ठीक है, और अनवॉलेंट्री का होता है जिस पे अपना कंट्रोल ना हो। जैसे कि हार्ट बीट है हमारा, अपने हार्ट बीट को हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसको इनवॉलेंट्री कह सकते हैं। तो ये कैसा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, जिसपे अपना कंट्रोल होता है। ठीक है, और ऑल नर्व आर माइलिनेटेड। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो पाई जाएंगी नर्व पाई जाएंगी वो माइलिनेटेड होंगी सभी नर्व। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमको सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो सिस्टम में डिवाइड हो जाता है फर्दर, जो कि है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको हम लोग एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो कब एक्टिवेट होता है, जब ऐसी कंडीशन मतलब फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आती है, या कह सकते हो कि इमरजेंसी की कंडीशन आती है, तो उस समय क्या होता है, अपना जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसको हम लोग एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसको हम लोग कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, वो कब एक्टिवेट होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में। मतलब जब रेस्ट की कंडीशन में हम लोग रहेंगे तब वो एक्टिवेट होगा, और डाइजेस्ट की कंडीशन में मतलब जब डाइजेशन होता रहेगा, अगर रेस्ट रहेगा तभी डाइजेशन भी उतनी समय होता है। ठीक है, तो तब ये पैरासिम्पथेटिक या कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, जब हमारा जैसे पिंपल साइज है, तो जब हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो उतनी समय हमारे प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मैंने इंक्रीज का साइन बनाया है। ठीक है, और जब हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, जब हम लोग रेस्ट की कंडीशन में रहेंगे, तो उतनी समय हमारा जो प्यूपिल का साइज होता है वो क्या रहता है, छोटा होता है ना, क्योंकि वो डायलेट की कंडीशन में होता है, तो वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हार्ट रेट। अब जब हम फाइट एंड फ्लाइट मतलब कह सकते हैं इमरजेंसी की कंडीशन है में, तो उतनी समय हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो उतनी समय क्या होता है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने ये
साइन बनाया है बढ़ने का, ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है किसमें, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में या एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है। और जब हमारा पैरासिम्पथेटिक या कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस समय जो हमारा हार्ट रहता है क्या रहता है, वो रिलैक्स की कंडीशन में रहता है ना, तो इसलिए वो हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो रहता है, मतलब रिलैक्स की कंडीशन में हार्ट बीट थोड़ा सा स्लो रहती है ना, नॉर्मल रहती है। इसके बाद क्या है, HCl सिक्रीशन। HCl मतलब अब दौड़ रहे हैं तो उतनी समय क्या होगा कि हमारा HCl सिक्रीशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा दिमाग हम किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, तो उस समय जो हमारा HCl का सिक्रीशन होता है वो स्लो हो जाता है, तो इसलिए ये डिक्रीज हो जाता है। तो क्या, HCl का सिक्रीशन, ठीक है। और जब हम आराम की कंडीशन में रहते हैं तो उतनी समय डाइजेशन भी शुरू रहता है, तो उस समय हमारा जो HCl का कंडीशन स्टमक में रहता है तो HCl हमारा सिक्रीशन बढ़ा रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इंक्रीज कर बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि HCl बढ़ा रहता है। जब HCl बढ़ा हुआ है तो उतनी समय क्या होगा, डाइजेशन बहुत तेजी से होगा, तो जब डाइजेशन तेजी से होगा तो फिर से हमको एपेटाइट लगेगी, तो इसीलिए क्या होगा, एपेटाइट क्या हो जाएगी, जब हमारा HCl डिक्रीज है, मतलब HCl सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो एपेटाइट भी नहीं लगेगी, क्योंकि डाइजेस्ट स्लो हो रहा है। और जैसे ही हमारा HCl जैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ था तो हमारा क्या होगा, डाइजेशन भी बहुत तेजी से होगा जो भी खाएंगे, और फिर से हमारे भूख लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा एपेटाइट है, भूख है, वो फिर से ज्यादा लगेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्लैडर। ब्लैडर क्या रहेगा, अब हम जैसे ये कंडीशन है हमारी इमरजेंसी कंडीशन है तो पूरा फोकस हमारा इधर नहीं है, तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या रहेगा, उसका जो सिक्रीशन है, यूरिनेशन क्या रहेगा, स्लो रहेगा, ठीक है। और जब हम रेस्ट की कंडीशन में रहेंगे तो हमारा ब्लैडर एक्टिवेट रहेगा और तेजी से फिल्ट्रेशन करेंगी हमारी किडनियां, जिसकी वजह से हमारा यूरिनेशन बहुत तेजी से होगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिससे हम लोग एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोरेसिक लंबर आउटफ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन से अपने को कुछ लेना नहीं है, इसके अंदर सिमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग केवल बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, कौन सी नर्व से, T1 से L3 तक की, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी टाइप की नर्व पाई जाती हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ये 5 प्रकार की नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग लेंगे T1 से L3 तक की नर्व ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, जो ये नर्व निकली हैं स्पाइनल से, तो उसको बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व बोलेंगे, ठीक है। कौन सी नर्व बोलेंगे, प्री गैंग्लियोनिक नर्व बोलेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे और ये जो इधर ये नर्व हैं, ये जो ये यहाँ से ये नर्व हैं, इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, प्री गैंग्लियोनिक नर्व हो गई और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व हो गई, ठीक है। और ये जो बीच का स्पेस बचा हुआ है जहाँ छोटी छोटी बूंदियां रखी हुई हैं, वो ये जो छोटी छोटी बूंदियां हैं ये क्या है, अपना न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, प्री गैंग्लियोनिक से कौन सा निकलता है, एसिटाइलकोलिन निकलता है। और जो ये स्पेस है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। तो इस साइड वाले को प्री गैंग्लियन बोल देंगे और इस साइड वाले को जो मतलब निकाल रहा है एसिटाइलकोलिन उसको प्री गैंग्लियन बोलेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसको पोस्ट गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पोस्ट गैंग्लियन होता है उसी के पास एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, है ना, निकोटिनिक न्यूरोन रिसेप्टर बोलते हैं उसको। तो ये प्रेजेंट होता है किस पे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद ये जहां पे जरूरत होती है सिंपैथेटिक नर्व को, जहां तक ले जाने की जरूरत होती है, जिस ऑर्गन में जरूरत होती है वहां पर ये ले जा करके वहां पे इसको कैटाकोलामाइंस के रूप में क्या कर देता है, पहुंचा देता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और वहां पे कौन कौन से कैटाकोलामाइंस मतलब निकालता है, नॉन इपिनेफ्रिन निकालता है और डोपामीन निकाल देता है, ठीक है। कौन से दो न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है, कौन कौन से, नॉर इपिनेफ्रिन और
डोपामिन, ये दो टाइप के, ठीक है। कहां से आ जाते हैं ये? पोस्ट गैंग्लियन के थ्रू, जहां पर जरूरत होती है ऑर्गन्स में वहां पे पहुंचा देता है, ठीक है। अब पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, ये दो तो न्यूरोट्रांसमीटर पहुंच गए, जो तीसरा होता है इपिनेफ्रिन, ये इसके थ्रू नहीं आता है। ये जो स्टाइलकोलिन है, ये स्टाइलकोलिन कहां पे जाता है? एड्रिनल मेडुला में पहुंच जाता है, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला में से क्या निकलता है? इपिनेफ्रिन निकलता है, ठीक है। और इपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से ब्लड वेसल्स के थ्रू इपिनेफ्रिन को कहां पहुंचा देता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर की जहां पर जरूरत होती है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये जो ऑर्गन जहां पे ये पहुंचा है वहां पे क्या है? अल्फा और बीटा दो टाइप के क्या हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट है ना। और जो दोनों टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, जहां पे जरूरत है न्यूरोट्रांसमीटर की, वो ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह से पहुंच करके जहां पर जरूरत है, जिस ऑर्गन को जरूरत है, वहां पे कौन कौन से? अल्फा और बीटा दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, वहां पे ये रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो इसमें कैसे हुआ? प्री गैंग्लियोनिक नर्व ने जो T1 से L3 तक की थी प्री गैंग्लियोनिक नर्व, जिसे हम लोग सिंपैथेटिक नर्व भी कह सकते हैं, वो क्या होंगी? प्री गैंग्लियोनिक एरिया से स्टाइलकोलिन को निकालेंगी, वो फिर रिसीव करेगा पोस्ट गैंग्लियोनिक का एनएम रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेगा और स्टाइलकोलिन को, और रिसीव करने के बाद कैटाकोलामाइन के रूप में पहुंचा देगी, जिस ऑर्गन में इफिनिटी है उसकी वहां तक पहुंचा देगा, ठीक है। और ये जो कैटाकोलामाइन जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, नॉन इपिनेफ्रिन, डोपामिन और इपिनेफ्रिन, है ना। और ये इस तरह से पहुंच जाते हैं। जो इपिनेफ्रिन होता है वो यहाँ से स्टाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एड्रिनल मेडुला में पहुंच जाता है, एड्रिनल मेडुला से इपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर वो निकलता है और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाता है इफेक्टर ऑर्गन में, या कह सकते हो कि जहाँ पे जरूरत है, और वहां पे अल्फा और बीटा दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, वहां पे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना एक्टिविटी करता है। अब हम लोग बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसे हम लोग कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो इसमें होता है, ठीक है। इसमें कौन सा आउटफ्लो होता है? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ब्रेन है उससे क्या होती है? नर्व निकलती हैं। कौन सी नर्व निकलती है? क्रेनियल नर्व निकलती है, ठीक है। और कौन कौन सी क्रेनियल नर्व निकलती हैं? क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व कितने टाइप की होती है? 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो उनमें से जो तीसरी है, 7वीं है, 9वीं है या 10वीं है, ये अपना इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं? निकलती हैं, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे? क्रेनियल नर्व बोलेंगे, ठीक है। क्रेनियल नर्व 4 टाइप की निकलेंगे इससे, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ये जो क्रेनियल नर्व होंगी वो क्या निकालेंगी? स्टाइलकोलिन, यहाँ पे भी क्या होगा? ACH, स्टाइलकोलिन क्या करेंगी? ये भी निकालेंगी। और कहां से नर्व निकलेंगी? अपना जो ये स्पाइनल कॉर्ड की सेक्रल है ना, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल, सेक्रल की दूसरी पोजीशन से और सेक्रल की चौथी पोजीशन से 2 नर्व निकलेंगी, ठीक है। और वो भी नर्व क्या निकालेंगी? प्री गैंग्लियोनिक नर्व ये भी कहलाएगी और ये भी कहलाएगी, ठीक है। तो ये नर्व क्या निकालेंगे? स्टाइलकोलिन यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। और ये स्टाइलकोलिन यहाँ पे भी ये क्या करेगी? रिसीव होगा। कहाँ, कौन सा रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है? NM रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी NM रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये दोनों NM रिसेप्टर क्या करेगा? स्टाइलकोलिन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। और यही स्टाइलकोलिन यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक नर्व से पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगी, जहां पर क्या करे, मतलब जरूरत है ना। कहने का मतलब जिस ऑर्गन को जरूरत है वहां तक न्यूरॉन के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टाइलकोलिन है वो पहुंचा दिया जाएगा। और यही यहाँ पे स्टाइलकोलिन फिर क्या करेगी? ये जो M रिसेप्टर है ना, M रिसेप्टर के थ्रू क्या कर लिया जाएगा? जो ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है वहां पर रिसीव कर लिया जाएगा और फिर उसके थ्रू इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है?
इसमें ये था कि जो प्री गैंग्लियोनिक था वो एसिटाइलकोलिन यहाँ से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे कैटेकोलामाइन मतलब 3 तरह के अलग अलग रिसेप्टर क्या कर रहे थे, वो 3 अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एसिटाइलकोलिन प्री गैंग्लियोनिक से निकला और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक एसिटाइलकोलिन ही मतलब एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है। और यहाँ ये 3 अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर किसमें यूज होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम में। और अपना जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है, उसमें दोनों जगह पे एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिसीव होगा और यहाँ पर तक पहुंचा, मतलब पूरा प्री गैंग्लियोनिक से पोस्ट गैंग्लियोनिक तक एसिटाइलकोलिन ही पूरा न्यूरोट्रांसमीटर मतलब इंपल्स को पहुंचाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, जहां पर एम रिसेप्टर प्रेजेंट है और वो वहां पर क्या कर लेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे की क्लास में मैं कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में बात करूंगा। कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ने के पहले इसको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।